Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is electropositivity and ionization energy. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी. Electropositive character depends upon the ionization energy. बच्चों हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में इस चीज़ को स्टडी किया था कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है और इसी एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक करैक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर. और बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है ना, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. अब बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है ना वो डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे. क्लियर कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है. इट मीन्स कि किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा इजीली रिमूव किया जा सकता है. और किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतना ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. ओके, तो बच्चों जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी पर. और आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों फर्दर डिपेंड करती है किस चीज़ पर, साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, कि एटम के साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर. अब बच्चों इस चीज़ को आप यूँ समझें कि कोई भी एटम है जिसका साइज स्मॉल है, जब साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. इट मीन के न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो जब न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा. क्लियर. और इसी वजह से फिर उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. एंड देयर फोर दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वो एलिमेंट जो है ना वो क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होंगे. और बच्चों जिन एटम का साइज लार्ज होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है. जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव किया जा सकता है. और इस तरह के एटम एलिमेंट्स जो हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. क्लियर. और बच्चों यही रीज़न है कि अल्कली मेटल जो है ना, दैट इज़ द रीज़न अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज एंड लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल बच्चों कहते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को. द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप और इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स. और बच्चों आपको पता भी है कि इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं ना, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. क्योंकि ये मेटल्स हैं सारी और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे एल्कलीज बनाती हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स. और जो एल्कली मेटल्स हैं ना उनका एक तो साइज बच्चों लार्ज होता है, बड़ा साइज होता है. और डेफिनेटली जब साइज लार्ज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी. और इसी वजह से दे हैव हाईएस्ट मेटालिक करैक्टर, कि ये हाईएस्ट मेटालिक करैक्टर इनके अंदर पाया जाता है. दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. अब जो इस पिक्चर में सोडियम और मैग्नीशियम एटम का कंपैरिजन दिया हुआ है. अब जो सोडियम एटम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12. सोडियम का बच्चों एटॉमिक साइज होता है 186 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज होता है 160 पिकोमीटर. तो बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि किस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा इजी है. तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सोडियम ऐसे क्यों, क्योंकि सोडियम का एटम का जो साइज़ है वो लार्ज है. क्लियर. और बच्चों इसी वजह से जो सोडियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है 496 किलो जूल पर मोल, मतलब उसकी कम है. और जो मैग्नीशियम है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है 738 किलो जूल, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उसके एटम का साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया यहाँ पे. ओके. The first ionization energy of magnesium is high, but the second ionization energy of magnesium is very high. अभी बच्चों आपने देखा कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की वो एज कम्पेयर टू सोडियम वो हाई है, लेकिन मैग्नीशियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो फर्स्ट से भी ज़्यादा है. भाई यहाँ पे ये चीज़ समझ लें कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं. बच्चों अगर किसी भी एटम से अगर आपने वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है ना उसके वैलेंस शेल से, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी ना उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी.
लेकिन बच्चों कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में। तो फर्स्ट के बाद अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं ना, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब उसकी रीज़न क्या है बच्चों, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब बच्चों जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ना, तो वो एटम वैसे मोनो पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब वो जो मोनो पॉजिटिव आयन है ना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी वजह से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको आयन एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर होगी। It becomes very difficult to remove second electron from the magnesium ion as nuclear charge attracts the remaining electron strongly. As a result of this ionization attraction, size of the ion decrease. और बच्चों उसने कहा कि क्यों, क्योंकि एटम का जो साइज है वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है। अब बच्चों जैसा कि इस टेबल में आपको नजर आ रहा है कि जो मैग्नीशियम है ना, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थी 738 किलो जूल पर मोल, लेकिन उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो है 1450 किलो जूल पर मोल।